रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकोस्टिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसमें हम सीखेंगे अकोस्टिक्स क्या होता है और अकोस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय अकोस्टिक्स। द साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड। कि ऐसी साइंस है जिसमें हम साउंड के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इसकी ट्रांसमिशन को स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो ट्रांसमिट होती है, कैसे प्रोपोगेट करती है। इसकी प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होती है और आवाज़ को हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे हमारा कान उसको रिसीव करता है। और इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, इसके यूजेज को देखते हैं, कंसिक्वेंसेस को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा अकोस्टिक्स, द साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड। अब अगर आप गौर से देखें तो यही डेफिनेशन कुछ जानी पहचानी से लग रही है। जैसे कि क्लास 9th में आपने बच्चों फिज़िक्स की ब्रांचेज आपने पढ़ी थी और उन ब्रांचेज में आपने एक ब्रांच पढ़ी थी साउंड। तो यस, साउंड ही बेसिकली उसका दूसरा नाम है बेटा अकोस्टिक्स। ठीक है, साउंड को ही हम क्या नाम दे सकते हैं? अकोस्टिक्स का नाम दे सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकोस्टिक। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब साउंड किसी सरफेस के ऊपर जाके फॉल करता है तो वो सरफेस साउंड को दो तरह से रिफ्लेक्ट करवा सकती है, या वहाँ से साउंड जब वो दो अंदाज में वापस आ सकता है। ठीक है, वो दो अंदाज कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसी है। नंबर 1, अगर सरफेस बेटा रिजिड है, अगर सरफेस कैसी है? रिजिड, स्मूथ सरफेस है, तो जब रिजिड और स्मूथ सरफेस के ऊपर जाके आवाज़ जब वो टकरा कर वापस आएगी तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से आवाज़ रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जिसकी चार दीवारी जो वो और फ़र्श जो बिल्कुल स्मूथ है, फ़र्श के ऊपर पत्थर लगा हुआ है और उसकी जो चार दीवारी है उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं और नया कमरा है, अभी नया नया बना है। आप वहाँ पर जाके बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जब वो ज़्यादा गूंजेगी, गूंज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर? और अगर आप वहाँ पर उस कमरे में बैठ के बोलेंगे तो सुनने वाला आपकी आवाज़ को सही तरह सुन नहीं पाएगा और आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि गूंज इतनी पैदा हो रही है, रिफ्लेक्शन इतनी पैदा हो रही है कि सुनने वाले को प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी आवाज़ को समझ नहीं पा रहा, सुन नहीं रहा। ठीक है, तो अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रिजिड होगी, स्मूथ होगी, इसका मतलब वो सरफेस का नेचर कैसा है? टू रिफ्लेक्टिव सरफेस है। और टू रिफ्लेक्टिव सरफेस से बेटा जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह वहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। और रिफ्लेक्शन को ही हमने क्या नाम दिया हुआ बेटा? इको या रिवर्बरेशन। ठीक है, ये हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले लेक्चर में ये डिटेल के साथ जब इसका जिक्र किया था कि इको और रिवर्बरेशन क्या होती हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं और इनमें क्या फ़र्क है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक जब वो नीचे बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप इको और रिवर्बरेशन में फ़र्क जब वो उस वीडियो में देख सकते हैं। अलबत्ता कि अगर सरफेस जब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगी, मतलब रिजिड और स्मूथ होगी, तो वहाँ पर जो गूंज है, इको का मतलब भी गूंज होता है और रिवर्बरेशन का मतलब भी गूंज ही होता है। क्लियर? तो हमें उस जगह पर गूंज बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ेगी जिससे सुनने वाला हमारी बात को सही तरह से समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, तो उसके लिए मसला होगा। ठीक है, अगर हम ऐसी जगह पे ख़िताब कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा गूंज रही है, तो जो ऑडियंस होगी वहाँ पर उसको मेरी आवाज़ समझ नहीं आएगी सही तरह से, वो मेरी आवाज़ को समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तो मसला हो जाएगा। ठीक है, तो टू रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद एक और सरफेस होता है जिसको हम बोलेंगे सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस। ठीक है, अब इसकी बरक्स अगर हमने इसी कमरे को, इसकी चारों तरफ जब वो हमने इसकी जो चार दीवारी है उसके ऊपर हमने पर्दे लगा दिए हैं और इसके जो फ़र्श है हमने उसके ऊपर जब वो क्लीन बिछा दिया है, कोई दरी वगैरह कोई क्लीन हमने बिछा दिया है, तो अब अगर यहाँ से हम आवाज़ को जनरेट करेंगे और यहाँ पर आवाज़ जब रिफ़्लेक्ट होकर वापस उस आदमी के पास आएगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो आवाज़ की इंटेंसिटी इतनी ना हो कि वो जो सुनने वाला आदमी है उसको आवाज़ आपकी ना पहुँच पाए और वो ना समझ पाए। ठीक है, यानी कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुकी है। ठीक है, जब आवाज़ उस सरफेस के ऊपर जाकर टकराई तो उस सरफेस ने आपकी साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कम एनर्जी की साउंड को उसने वापस भेज दिया
और जब कम साउंड की एनर्जी वापस आएगी और सुनने वाले के कान पे जाके पड़ेगी तो हो सकता है कि उसको वो ना सुनाई दे या वो मध्यम सुनाई दे, जिससे वो जो ऑडियंस है वो क्या है कि वो उस एड्रेसर की, उस खिताब करने वाले की बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाएगी। ठीक है, यानी कि अगर सरफेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और पोरस हो जाएगी तो सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस क्या करेगी, वो टू एब्जॉर्बेंट कहलाती है। टू एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या है कि वो जो आवाज़ की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट से वो सरफेस क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। सो टू मच एब्जॉर्प्शन होगा तो जिससे वेरी लो साउंड ऑफ लेवल प्रोड्यूस होगा और वो सुनने वाले जो हैं उसको आपकी आवाज़ सही तरह से सुन नहीं पाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। यानी कि अगर जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो भी हमारे लिए मसला होगा, हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, जो कि मैक्सिमम एनर्जी तो अब्जॉर्ब हो गई है, कम एनर्जी हमारे पास पहुंची हमारे कान में। ठीक है, और हम उसके आवाज़ को सुन नहीं पाए। और अगर सरफेस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा तो भी हमारे लिए मसला है। क्लियर? तो ये दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और हम उस आवाज़ को क्लियर सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ना तो सरफेस को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना है, ना सरफेस टू मच रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, ना सरफेस जो है वो टू मच एब्जॉर्बेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन हो लेकिन कम हो, एब्जॉर्प्शन हो लेकिन कम हो। क्लियर? जो गूंज पैदा हो रही है वो कम हो। गूंज क्या है? गूंज कहलाएगी हमारे लिए अनडिज़ायरेबल साउंड। ठीक है ना, हम उस आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं, गूंज को, वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। ये जो नॉइज़ है, शोर है, वो भी हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है। तो हम इस आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कम गूंज पैदा हो, कम नॉइज़ पैदा हो और क्लियर हमारे कान तक वो आवाज़ पहुंच पाए। तो उसके लिए ना तो सरफेस को टू मच रिफ्लेक्टिव होना होगा और ना ही सरफेस को टू मच एब्जॉर्बेंट होना होगा। क्लियर? तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि जितना रिफ्लेक्टिव हो रहा है उतना ही लगभग एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, बैलेंस हो जाए। फिर हम जब उस आवाज़ को सुनेंगे उस जगह पर जहाँ पे रिफ्लेक्टिव और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, बैलेंस्ड हैं, वहाँ पर हम आवाज़ को सुनेंगे तो क्लियर आवाज़ हम तक पहुँच पाएगी। क्लियर? यस। इसी तकनीक को, जिसमें हम बेटा अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल, सम पोरस और सॉफ्ट मटेरियल्स, दैट मेथड, दैट तकनीक इज़ कॉल्ड बेटा अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। क्लियर? तो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कहाँ पे दिखने को मिलेगा कि जहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और साउंड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, दोनों यानी कि बैलेंस्ड फॉर्म में है। यस, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा बेटा बड़े बड़े थिएटर्स हॉल्स के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर, बड़े बड़े जो लेक्चर्स हॉल्स हैं वहाँ पर आपको इन चीज़ों का, इन दोनों सर्विसेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स को अगर आप देखें, जैसे अगर आपको इत्तेफाक हो, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो एडिटोरियम है, अगर आप वहाँ पे जाएं तो वो आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि उसका जो एडिटोरियम है एक तो बहुत बड़ा है, ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे बने होते हैं और वो दूर तक ऑडियंस बैठी होती है और स्टेज है वो बहुत ही नीचे करके होता है। ठीक है, स्टेज बहुत नीचे करके होता है और ऐसे ऑडियंस जो है वो ऐसे ऊपर सीढ़ियों पे ऐसे बैठी होती है, कुर्सियाँ लगी होती हैं। तो कुछ इस तरह की शक्ल होती है। अगर आप उस हॉल को देखें तो उसकी जो हॉल की जो सीलिंग है, जो सरफेस है बेटा, ऐसे कुछ कर्व्ड होती है। ठीक है, और उसके हॉल के ऊपर जो उसका जो फ्लोर है उसके ऐसे कारपेट बिछा होता है, पूरे हॉल में कारपेट बिछा होता है और उसकी जो दीवारें होती हैं वहाँ पर हमने पर्दे लगाए होते हैं। क्लियर? तो ये जो पर्दे हैं ये क्या काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। और जो सीलिंग है, जो छत है, ये क्या काम करेगी, ये रिफ्लेक्शन का काम करेगी। यस, तो हमें इस तरह की कॉम्बिनेशन में, इस तरह की सिचुएशन में हमें रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों मिलता है। हमने पहले देखा था ना कि सिर्फ रिफ्लेक्शन काफ़ी नहीं है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन काफ़ी नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा तो भी उसको हम सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा तो भी हम उसको समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाकर कोई एक नया मेथड, कोई नया तकनीक, कोई नया डिज़ाइन हम कर लेते हैं जहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन भी मिले और एब्जॉर्प्शन भी मिले। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पे बोलने वाला बोलेगा तो ऐसे इसकी जो कर्व्ड सरफेस होगी इससे आवाज़ ऐसे टकराएगी और बंदों तक, उन पर्सन तक, उन आदमियों तक आवाज़ जब वो क्या है पहुँचेगी।
तो जितने भी लोग बैठे हुए होंगे और आखिरी जो बंदा होगा ना, लास्ट पे बैठा हुआ आदमी होगा, वहाँ पर भी आवाज़ बड़ी आसानी से पहुँच जाएगी। क्लियर। तो अब इस आवाज़ में इस कमरे में, इस हॉल में गूंज भी नहीं पैदा होगी। गूंज का पैदा होती है जब बार बार जो वो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे तो बार बार रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और बाकी जो सरफेस है वहाँ पे जब आवाज़ जाके टकराएगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर। जब वो यहाँ से आवाज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी तो गूंज पैदा नहीं होगी, सिर्फ एक सरफेस से ही आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आदमियों तक, उस ऑडियंस तक पहुँचती रहेगी। तो आवाज़ इस तरह क्लियर रहेगी, साफ़ सुनाई भी देगी और यहाँ पे जो आदमी बोल भी रहा होगा उसकी समझ भी आ रही होगी इन आदमियों को, जो यहाँ पे सुनने वाले होंगे, सामाईन बैठे होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो इस तरह हम जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल में, थिएटर्स हॉल में, जब वो लेक्चर्स हॉल में, हम उसकी क्या करते हैं, जो सीलिंग्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उसको हम कर्व्ड बनाते हैं ताकि जब आवाज़ जनरेट हो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हर आदमी तक, हर पर्सन तक वो आवाज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वल इंटेंसिटी से आवाज़ पहुँचे वहाँ पर। और इसके साथ ही इजाफे के तौर पर हम इसके पीछे एक हम लगाते हैं बेटा साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड हम यहाँ पे लगाते हैं। ये भी आवाज़ को क्लियर और पूरा पहुंचाने के लिए एक हेल्प करता है। स्टेज के ऊपर जहाँ पर वो आदमी खिताब कर रहा होगा, बोल रहा होगा, उसके पीछे ही हम एक साउंड बोर्ड रखते हैं कि यहाँ पे जब हमने सोर्स ऑफ साउंड रखा हुआ है और यहाँ से जब आवाज़ वो जनरेट होगी तो इस साउंड बोर्ड से ऐसे टकराएगी, ऐसे ये आवाज़ जब वो टकराएगी और टकराने के बाद ये रिफ़्लेक्ट होगी और रिफ़्लेक्ट होकर यहाँ पे बैठे हुए सारी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, उसके सामने। तो जो आवाज़ है वो क्या होगी, यहाँ से ऐसे सीधी रिफ़्लेक्ट होगी और तमाम साउंड रेज हैं वो पैरेलल होंगी और ये इक्वल इंटेंसिटी वाली होंगी और ये ऑडियंस तक पहुँच जाएंगी, सामाईन तक पहुँच जाएंगी और आवाज़ क्लियर उन आदमियों को सुनेंगी। तो ये भी हम एक उसी हॉल के अंदर, उस स्टेज के ऊपर हम जब वो उस सोर्स ऑफ साउंड या उस खिताब करने वाले के पीछे ये एक बोर्ड रखते हैं जिसको हम बेटा नाम देते हैं साउंड बोर्ड। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, साउंड बोर्ड। तो जिससे आवाज़ है वो हर सामीन तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये जो तकनीक है जिसकी मदद से हम आवाज़ को जब वो क्लियर पहुंचाते हैं या अनडिज़ायरेबल साउंड को जब वो एब्जॉर्ब करवाते हैं, बेटा इसी तकनीक को, इसी मेथड को हम क्या नाम देते हैं, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है, इसलिए मैंने एंड पे डेफिनेशन इसकी रखी थी। अगर मैंने शुरू में लिख देता तो आपको अच्छी से समझ नहीं आना था, इसलिए मैंने एंड पे अब इसको लिखना है कि इसका डेफिनेशन क्या है। अ मेथड एंड porous surfaces। ठीक है जी। A method by which undesirable sounds are absorbed by using soft and porous surfaces। This technique, this method is called acoustic protection। जी बच्चों, यहाँ तक हुई बात क्लियर। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा अकॉस्टिक क्या होती है, क्यों थिएटर हॉल्स की जो छतें हैं, जो रूफ्स हैं, उसको हमने कर्व्ड बनाया जाता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो फिर भी आपने ये कॉन्फ्रेंस हॉल का ही जिक्र करना है, साउंड बोर्ड का आपने जिक्र करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। तो इसके साथ ही बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।